हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज ये टेस्ट सीरीज का 7वां टेस्ट सीरीज है। यह बिहार दरोगा स्पेशल को लेकर चलाया जा रहा है। साथ में इसमें बीएससी सीजीएल आने वाला है, रेलवे का है, बीपीएससी 67वीं आने वाला है, एसएससी जीडी का भी वैकेंसी आ गया है ना। यूपीएसआई का वैकेंसी आ गया, उसके लिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इन सभी में आने वाले में जीके जीएस काम देंगे। तो चलिए आज का टेस्ट डिस्कशन शुरू करते हैं। और टेस्ट शुरू करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बगल में बेल आइकन होगा, उसको ऑन कर लीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशन कीजिएगा, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है। यानी पीतल एक मिश्र धातु है तो किसका है? तो पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। किसका? तांबा एवं जस्ता का। इसका एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक अगर बोले तो ट्रिक याद रखें। तो पिताजी में क्या हो गया? तांबा और जस्ता हो गया दोनों। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ से अगर क्वेश्चन निकालना है तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि जर्मन सिल्वर में, यानी जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो जर्मन सिल्वर जो होता है वो तांबा जस्ता प्लस निकेल है ना। किसका? जर्मन सिल्वर में क्या होता है? तांबा जस्ता प्लस निकेल। ये किसका है? तो जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु है। कांसा का मिश्र धातु कौन सा है? तो कांसा का मिश्र धातु तांबा प्लस टीन। तांबा प्लस टीन कांसा का है। घंटा धातु का मिश्र धातु कौन सा है? तो इसमें भी घंटा धातु में ही तांबा प्लस टीन मिलाया जाता है। सोल्डर धातु में किसका मिश्र धातु है? तो सोल्डर धातु में क्या होता है? पीबी, मतलब सीसा और टीन। सीसा और टीन का मिश्र धातु है सोल्डर में, है ना। यानी सोल्डरिंग जो किया जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि फ्यूज धातु में, यानी फ्यूज धातु किसका मिश्र धातु है? तो फ्यूज धातु पीबी प्लस टीन का मिश्रण है। किसका? पीबी प्लस टीन। यानी सीसा और टीन का किसमें? फ्यूज धातु में भी उपयोग किया जाता है और सोल्डर धातु में भी उपयोग किया जाता है। किसका? पीबी एवं सीसा एवं टीन का। इसका फॉर्मूला होता है पीबी। फिर यहाँ से बोलता है गन धातु, यानी गन धातु किस में होता है? तो गन धातु में किसका मिश्रण होता है? तो गन धातु में अगर बताएं तो इसमें होता है तांबा और टीन, तांबा प्लस टीन प्लस जस्ता, है ना, Zn। तांबा टीन और जस्ता मिला देते हैं तो क्या होता है? गन धातु बनता है। अगर इसमें पूछा जाए कि टाइप मेटल, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टाइप मेटल में क्या होता है, यानी टाइप मेटल यानी टाइप धातु में क्या होता है? इसमें अल्युमिनियम, टीन और सीसा होता है। इसमें क्या होता है? अल्युमिनियम, टीन और सीसा होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी तत्व का परमाणु भार होगा, यानी किसी तत्व का परमाणु भार क्या होगा? तो 4 ऑप्शन है, तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। परमाणु भार क्या होता है? यह समस्थानिकों के परमाणु भार का औसत होता है। क्या होता है? समस्थानिकों के परमाणु भार का औसत होता है। यानी आइसोटोप पहले होता क्या है ये पहले समझते हैं कि आइसोटोप क्या होता है। तो आइसोटोप में यानी परमाणुओं की संख्या समान रहती है। क्या होता है? परमाणु संख्या समान और परमाणु भार भिन्न होता है, ये डिफरेंस होता है। यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है और एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसे क्या कहते हैं? आइसोटोप यानी समस्थानिक। बात करें समस्थानिक की तो सबसे ज़्यादा समस्थानिक किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा समस्थानिक पोलोनियम में पाया जाता है। कितने? पोलोनियम। इसका परमाणु संख्या कितना है? 27 पोलोनियम पाया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा समस्थानिक पोलोनियम में पाया जाता है। पोलोनियम का में कितना समस्थानिक है? 27 समस्थानिक पाए जाते हैं। किसमें? पोलोनियम में। अगर बात करें तो परमाणु संख्या जिसमें आइसोटोप समस्थानिक, तो इसका पहला हो जाएगा एग्जाम्पल में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के कितना? 3 समस्थानिक। यानी परमाणु संख्या तीनों में समान है, 111, लेकिन परमाणु भार क्या है? प्रोटियम में परमाणु संख्या 1 लेकिन परमाणु द्रव्यमान भी 1। और ड्यूटेरियम में क्या है? H2। इसमें ड्यूटेरियम में क्या होता है? परमाणु संख्या 1 लेकिन परमाणु भार 2 हो जाता है। और ट्राइटियम में परमाणु संख्या 1
लेकिन परमाणु भार 3 होता है, इसलिए ट्राइटियम। यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम किसका है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ड्यूटेरियम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है D2O, जिसका भारी जल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे भारी जल कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? ड्यूटेरियम को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, भारी जल के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ट्राइटियम में क्या होता है? तीसरा समस्थानिक जो ट्राइटियम है, इसमें एकमात्र यानी हाइड्रोजन का एकमात्र समस्थानिक ट्राइटियम, हाइड्रोजन का एकमात्र समस्थानिक ट्राइटियम है, जिसमें क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी का गुण पाया जाता है, यानी रेडियो सक्रियता का गुण पाया जाता है। और ट्राइटियम क्या के बारे में एक और ख़ास बात है, ध्यान रखना है कि ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक, इसमें क्या है? यह ट्राइटियम सभी रेडियो से सक्रिय पदार्थ में, सक्रिय तत्व में क्या सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व है। क्या है? सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व है। कौन? तो ट्राइटियम, है ना। यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर बात करते हैं यूरेनियम की, तो यूरेनियम में 92 और यूरेनियम में 235। फिर एक आता है यूरेनियम 92 और यूरेनियम 238। इसमें क्या होता है? ये दोनों में समस्थानिक का गुण पाया जाता है, क्योंकि परमाणु संख्या समान है, लेकिन परमाणु वेट क्या है? एटॉमिक वेट क्या है? डिफरेंट है ना। और संभार में क्या होता है? संभार में क्या होता है? यानी संभारिक में क्या होता है? जिसका अलग उदाहरण हो जाता है। तो संभारिक में क्या होता है कि परमाणु संख्या क्या होता है? भिन्न होता है। यानी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन क्या होता है? एटॉमिक वेट जो होता है वो एटॉमिक वेट इसमें क्या होता है? डिफरेंट होता है। एटॉमिक वेट इसमें डिफरेंट, लेकिन एटॉमिक यानी परमाणु संख्या क्या होता है? डिफरेंट। और एटॉमिक वेट क्या होता है? समान होता है। जैसे मान चलते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर लेते हैं, तो एग्जाम्पल में जैसे आर्गन है ना, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आर्गन कितना होता है? 18। इसमें क्या होता है? परमाणु भार 40। और इसमें क्या होता है? पोटेशियम का परमाणु भार कितना है? परमाणु संख्या 19 और परमाणु भार 40। लेकिन कैल्शियम का परमाणु भार 20, परमाणु संख्या 20 और परमाणु भार 40। यानी इसमें क्या हो गया? ये परमाणु संख्या डिफरेंट है। और यानी आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। इसमें क्या है? परमाणु संख्या अलग अलग है, लेकिन एटॉमिक वेट क्या है? परमाणु भार क्या है? सेम है। तो इसे क्या कहते हैं? समभारिक, है ना। यानी परमाणु में क्या होता है? समस्थानिक और समभारिक में दोनों में आपका डिफरेंस आ गया होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी गैस का ग्राम अणु आयतन है, यानी किसी गैस का ग्राम अणु आयतन क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर इसका आंसर है। यानी किसी गैस का ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। और एक समीकरण यहाँ से याद रखना होता है, आदर्श गैस, है ना। आदर्श गैस, इसको अंग्रेजी में आइडियल गैस बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है PV बराबर NRT। PV बराबर NRT। P क्या होता है? प्रेशर होता है। V वॉल्यूम होता है ना। R क्या होता है? इनर्शियल गैस ऑफ कांस्टेंट। और नंबर ऑफ N क्या हो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, परमाणु संख्या। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होते हैं? तो PV बराबर NRT फॉर्मूला, इसको याद रखना है। चलते हैं, अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर निकालते हैं तो कहता है कि एक फॉर्मूला होता है यहाँ से C/5 बराबर F-32/9, है ना। ये क्या होता है? एक फ़ारेनहाइट, डिग्री और केल्विन में निकालने का एक फॉर्मूला होता है। C/5 बराबर F-32/9, है ना। और K-273/5 और R/4। ये क्या होता है? एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले से रोमर स्केल पर पैमाना निकाल सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में भी निकाल सकते हैं और फ़ारेनहाइट में भी निकाल सकते हैं। तो चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है? एवोगैड्रोस नियम में निम्नलिखित नियमों का संयोजन का परिणाम है ना। यानी एवोगैड्रोस नियम में क्या कहता है? तो एवोगैड्रोस नियम क्या कहता है? इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है, गेलुसक नियम व स्थिर अनुपात का नियम। गेलुसक नियम और स्थिर अनुपात का नियम।
तो यहाँ से अगर क्वेश्चन निकालें तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन निकालना है तो बात करते हैं बॉयल का नियम। तो बॉयल का नियम में क्या होता है, बॉयल का नियम में क्या होता है, V प्रोपोर्शनल 1/P, यानी इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। V प्रोपोर्शनल 1/P यानी बॉयल का नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर चार्ल्स का बात करें, चार्ल्स का नियम में, तो चार्ल्स का नियम में क्या होता है, चार्ल्स का नियम में होता है V प्रोपोर्शनल P, यानी इसमें क्या होता है, V प्रोपोर्शनल T होता है। चार्ल्स का नियम में क्या होता है, V प्रोपोर्शनल T, यानी इसमें चार्ल्स का नियम में प्रेशर कांस्टेंट होता है, जबकि बॉयल का नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और एवोगाड्रोस के नियम में क्या होता है, एवोगाड्रोस रूल में क्या होता है, समान ताप एवं समान दाब पर क्या होता है, समान ताप एवं समान दाब के किसी गैस के निश्चित आयतन के अणुओं को संख्या समान होती है। यानी समान टेम्परेचर एवं समान प्रेशर भी किसी गैस के निश्चित आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है। और गेलुसेक का नियम में क्या होता है, तो गेलुसेक का नियम में होता है जीबी सेट, जीबी सेट मतलब क्या होता है, P प्रोपोर्शनल T, यानी P प्रोपोर्शनल T होता है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इसका ना प्रेशर कांस्टेंट होता है ना टेम्परेचर, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, नियत होता है। और क्या होता है यहाँ से कि स्थिर निश्चित गैस अनुपात के नियम को क्या कहता है, किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्व के भार का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। जैसे हम बात करते हैं तो H2O की अगर बात करें तो इसका एक निश्चित अनुपात है, क्या है, एक निश्चित अनुपात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर बता दिए हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है कि द्रव की वह अवस्था जिसका आयतन अनिश्चित होता है, यानी द्रव की वह अवस्था जिसका आयतन अनिश्चित होता है, तो कौन सी अवस्था है, ठोस द्रव गैस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्या, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, न कि निश्चित है। निश्चित रहता तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस, है ना, ठोस और द्रव दोनों हो सकता था, लेकिन यहाँ अनिश्चित है, तो इसलिए इसका ऑप्शन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि द्रव की वह अवस्था जिसका आयतन अनिश्चित होता है। जल्दबाजी में लोग निश्चित पढ़ देता है तो ऑप्शन हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ठोस में क्या होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है और साथ साथ वॉल्यूम भी निश्चित होता है ना, यानी आयतन भी निश्चित है। ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है, इसका भी आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। लेकिन गैस का क्या होता है, ना आकार निश्चित होता है और ना ही द्रव, यानी दोनों अनिश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से मिश्रण को बताइए, यानी क्या कह रहा है, इसमें मिश्रण कौन सा है। तो मिश्रण कौन है, शुगर, नमक या शहद या सोडा। तो चार ऑप्शन है, तो इसमें क्या है, मिश्रण कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर निकाले ढंग से तो नमक में क्या होता है, नमक का सूत्र NaCl, नमक का सूत्र क्या होता है NaCl, यानी इसका रेशियो 1:1, यानी इसमें निश्चित है। शहद में क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कौन सा मिश्रण है, तो शहद एक मिश्रण है। सोडा में क्या होता है, सोडा का फॉर्मूला क्या होता है NO2CO3, यानी इसका ये भी एक निश्चित अनुपात है NO2CO3, यानी 2:1:3। और शुगर एक की क्या होता है C6H12O6, शुगर क्या होता है C6H12O6, यानी इसमें क्या होता है, सभी एक निश्चित है, यानी शहद इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा मिश्रण है, तो शहद एक मिश्रण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिश्रण का अगर एग्जाम्पल अगर बात करें तो क्या होता है, धुआं, कांच, ये सब क्या होता है, बारूद, ये सभी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ जो द्रव की तीनों अवस्था को प्रदर्शित करता है, यानी पदार्थ जो द्रव की तीनों अवस्था को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी
जल। जल क्या है? पदार्थ की तीनों अवस्था को प्रदर्शित करता है, यानी ठोस, द्रव, गैस। ठोस के रूप में क्या होता है? बर्फ में जम जाता है। द्रव के रूप में पानी, और गैस के रूप में क्या होता है? आर्द्रता। तीनों इसमें गुण पाया जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन निकाला जाता है कि द्रवों की सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो द्रवों की सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किससे? हाइग्रोमीटर से। और द्रवों की सापेक्षिक घनत्व में अगर पूछ देता, डेंसिटी पूछ देता, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर, है ना। दोनों क्वेश्चन एक शब्द में क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है, इसलिए ध्यान में रखना है। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में डिफरेंस में ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्व को छांटिए। इसमें तत्व को छांटना है, कौन कौन है? डायमंड, डायमंड, नमक, कांच और कोरंडम। क्या है? डायमंड, नमक, कांच और कोरंडम। इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा? डायमंड, डायमंड मतलब क्या होता है? हीरा। हीरा क्या है? एक कठोर तत्व है, यानी कठोर पदार्थ। हीरा एक क्या है? कठोर पदार्थ है। जबकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे कठोर धातु, हार्ड धातु कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम, है ना। क्वेश्चन में आ चुका है कि बीपीएससी में भी डायमंड भी ऑप्शन में था, हीरा भी ऑप्शन में था और प्लेटिनम भी था, है ना। तो दोनों तो कठोर ही पदार्थ है, लेकिन क्या है? डायमंड क्या है? एक मेटल है ना। जबकि ये हीरा क्या है? एक तत्व है ना, पदार्थ है। तो इसलिए क्वेश्चन में ध्यान में रखना है, अगर मेटल का नाम रखेगा तो प्लेटिनम दीजिएगा, और अगर पदार्थ का नाम देते, तत्व का नाम देते, तो हीरा इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर बात करें तत्व की, क्या मतलब क्या होता है? इस दो या दो से अधिक भागों में बांटा जाता है। तत्व का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक भागों में बांटा जाता है। अब कांच क्या है? कांच क्या? जिस पर विभिन्न सिलिका एवं, क्या होता है? कांच सिलिका एवं सिलिकेट का बना होता है। कोरंडम की अगर बात करें तो कोरंडम में क्या होता है? तो कोरंडम की बात करें तो Al2O3, यानी एल्युमिनियम एक क्या है? एक यौगिक है। एल्युमिनियम एक यौगिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन है। तो कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? एक कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन है। अगर बात करें हार्मोन की, तो हार्मोन क्या है? तो हार्मोन एक ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ हार्मोनिया, हार्मोनिया नामक से उत्पन्न हुआ है। हार्मोन कैसे उत्पन्न हुआ है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से, हार्मोनिया से उत्पन्न हुआ है, जिसका होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू अस्टुमुलेट, यानी टू अस्टुमुलेट मतलब होता है उत्प्रेरित करना, है ना। किसका, किस देश की भाषा से? ग्रीस के भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अस्टुमुलेट करना, यानी उत्प्रेरित करना। अगर बात करें मनुष्य जीव जंतु के हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलती है। मनुष्य में, जीव जंतु में बहुत सारे हार्मोन पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं? इंटरनल ग्लैंड से निकलते हैं। इंटरनल ग्लैंड से निकलते हैं। इंटरनल ग्लैंड में, ग्रंथि में कौन कौन सा है? अगर बात करते हैं ग्रंथि की, तो थायराइड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या है? ये सभी आंतरिक ग्लैंड है। अगर बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो पिनियल ग्लैंड एक ऐसा ग्रंथि है जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। पिनियल ग्लैंड शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड तो शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि। और ये दोनों कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क कहाँ पे? तो मस्तिष्क के थैलेमस भाग में। किसमें? थैलेमस भाग में पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? तो गला में पाया जाता है। गला के बीच में थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इंटरनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि सबसे छोटी पिनियल, और सब दूसरी सबसे छोटी क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी। चलते हैं, अगर बात करते हैं प्लांट हार्मोन की, तो प्लांट हार्मोन में क्या होता है? ऑक्जीन हार्मोन।
तो ऑक्जीन से यहाँ पे क्वेश्चन अगर निकालें तो ऑक्जीन के बारे में अगर पता करते हैं, यह वृद्धि ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? पौधों को ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाने वाला ऑक्जीन के नाम से जाना जाता है, यानी पौधा को वृद्धि करने में मदद करता है। जैसे तना में वृद्धि करता है, जड़ में वृद्धि करता है, ये सब में क्या ऑक्जीन का काम है। जिबरेलिन का क्या काम है? तो यह हार्मोन बीज की सुषुप्ता अवस्था को जगाता है। क्या करता है? जिबरेलिन बीज की सुषुप्ता अवस्था को तोड़कर उसको जगाने का काम करता है ना, यानी जगाने के लिए प्रेरित करता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? सुषुप्ता अवस्था को बनाए रखता है, यानी न वृद्धि को रोकने में मदद करता है और न ही वृद्धि को बढ़ने में मदद करता है। यह सुषुप्ता अवस्था के जिस स्टेज में है वह उसी स्टेज में बना रहता है। यह हार्मोन क्या करता है? बीज की सुषुप्ता को बनाए रखता है। कौन? एब्सिसिक एसिड, यानी डोरमेंटी स्टेज को बनाए रखता है, जिससे क्या होता है? अंकुरन, यानी बीज नहीं निकल पाता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? यानी पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या है? जेसी बोस। जेसी बोस पादप वृद्धि के मापन के साथ भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है। अगर बात करते हैं तो जेसी बोस और यहाँ पे क्या है? एच एन खुराना, यानी इसमें क्या किया था? जेनेटिक कोड की खोज की थी। किन्होंने? अरविंद खुराना ने क्या किया था? जेनेटिक कोड की खोज की थी। और सीवी रमन ने क्या किया था? तो प्रकाश के परिकीर्णन के बारे में बताया था। प्रकाश का परिकीर्णन के बारे में बताया था। और जेसी बोस क्या होता है? पादप वृद्धि के बारे में बताया था। और मेघनाथ साहा, यहाँ से एक और दिया ऑप्शन, मेघनाथ साहा। तो मेघनाथ साहा क्या थे? एक अंतरिक्ष यात्री का संबंधी थे, अंतरिक्ष यात्री से संबंध रखते हैं ये। अगर पादप वृद्धि के किससे मापा जाता है? तो पादप वृद्धि किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पादप को वृद्धि के मापने वाला यंत्र को किस यंत्र से मापा जाता है? तो क्रेस्कोग्राफ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधे के लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, यानी पौधे के लंबाई में बढ़ाने के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सोडियम सही हो जाएगा। पौधे को बढ़ाने के लिए, लंबाई में वृद्धि करने के लिए सोडियम की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कैल्शियम की ज़रूरत पड़ता है, नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ता है, फास्फोरस की ज़रूरत पड़ता है। तो कैल्शियम क्या करता है? तो कैल्शियम मोटाई में वृद्धि करता है। क्या करता है? मोटाई में वृद्धि करता है। और नाइट्रोजन सर्वाधिक आवश्यकता वाला तत्व है, यानी पौधों की लंबाई वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन सबसे अधिक। ये नाइट्रोजन अगर बात करते हैं तो यूरिया में कितना नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 46%। यूरिया में देखते हैं, खाद पान देते हैं धान में, खेती बाड़ी में, तो यूरिया दिया जाता है, इसमें नाइट्रोजन 46% रहता है। और फास्फोरस की अगर बात करें तो फास्फोरस किस में प्रयोग किया जाता है? तो पुष्पन के लिए, यानी पुष्पन के लिए फास्फोरस उत्तरदायी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां बड़ी मुरझा जाती हैं, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा पर्णधार का स्फीति में बदल जाना। क्या होता है? पर्णधार का स्फीति में बदल जाना। यानी क्वेश्चन सबसे पहले में, स्पर्श करने की वाली छुई मुई एक घास होता है। क्या होता है? एक घास होता है, उसको अगर पत्ती कम छुएंगे ना तो क्या होता है? तुरंत मुरझा जाता है। तुरंत क्या होता है? मुरझा जाता है। आखिर किसका कारण क्या है? तो पर्णधार की स्फीति दाब बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि स्फीति दाब में बदल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन ड्यू तथा वीनस फ्राइट टेप कीटभक्षी पौधे की गति होती है। कैसा गति होती है? तो सन ड्यू, वीनस फ्लाइट टेप कीटभक्षी के इन पौधे की गति कैसी होती है, मोशन कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पर्शानुकंचनी गति। कैसा? स्पर्शना कुंचनी गति, इसका आंसर हो जाएगा। और कीटभक्षी पौधे का नाम पूछा जाता है, यानी कीटभक्षी पौधे में आता है पिचर प्लांट। तो कीटभक्षी में क्या होता है? कार्निवेरस प्लांट। कीटभक्षी पौधे में आता है कार्निवेरस प्लांट, इसमें आता है
पिचर प्लांट जो क्या करता है, कीटों का भक्षण करता है और अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करता है, वो कीटों का भक्षण करता है। कीटभक्षी पौधा पिचर प्लांट कीटों के भक्षण करता है, किसके लिए, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। इसका एग्जाम्पल याद रखना है, इसका एग्जाम्पल क्या कौन कौन सा होता है, तो ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरा और पिंगुएला और नेफ्थेनिया, है ना। चारों को इसको एग्जाम्पल पूछा जाता है कि ड्रोसेरा किसका उदाहरण है, तो कीटभक्षी का उदाहरण है। ड्रोसेरा, यूट्रिकुलोरा, पिंगुएला और नेफ्थीनेलीज क्या है सभी, तो कीटभक्षी का उदाहरण है। कार्निवेरस प्लांट यानी पिजर प्लांट का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है, तो पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरोही जड़ होता है। पहले जड़ की बात करते हैं, तो जड़ होता कितने प्रकार का है, तो जड़ दो प्रकार का होता है। क्या होता है, जड़ होता है दो प्रकार का। कौन कौन, एक होता है मूसला जड़ जिसको टैप रूट बोलते हैं, दूसरा होता है एडवेंटेशियस रूट जिसको अपस्थानिक जड़ बोला जाता है ना। मूसला जड़ क्या क्या होता है, इसका विकास क्या होता है, बीज के मूलांकुर से होता है। मूसला जड़ का विकास बीज के मूलांकुर से होता है, जबकि एडवेंटिशियस रूट का बीज का विकास प्रांकुर से होता है ना। अगर बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे मूलांकुर का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं चना है, ठीक है, तो चना का विकास ये मूलांकुर से होता है, ये ऊपर वाला भाग से इसका विकास होता है ना। जबकि इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि मूसला जड़ का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, तो चार को एग्जाम्पल याद रखिएगा। टैप रूट है ना, 2 3 4 टैप रूट जिसको तुर्क रूप बोलता है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है मूली। मूली किसका उदाहरण है, तो मूसला जड़ का उदाहरण है मूली। और दूसरा होता है कोनिकल रूप, शंकु रूप, इसका आंसर हो जाएगा उदाहरण गाजर। गाजर किसका है, शंकु रूप का उदाहरण है। तीसरा हो जाता है कुंभ रूप, कुंभ रूप यानी इसका आंसर हो जाता है उदाहरण सलजम। और चौथा होता है गांठदार जड़, कैसा होता है, गांठदार जड़ जिसका होता है एग्जाम्पल मिराबिलिस या गुलाबास, मिराबिलिस या गुलाबास। यानी मूसला जड़ के कितने उदाहरण हैं, 4 गो। कौन कौन सा, पहला बताए तुर्क रूप है ना, तुर्क रूप और कोनिकल फॉर्म शंकु रूप, तुर्क रूप का उदाहरण मूली और शंकु रूप का उदाहरण गाजर, और कुंभ रूप का उदाहरण क्या होता है, सलजम। कुंभ रूप का उदाहरण सलजम और गांठदार जड़ का क्या होता है उदाहरण, गुलाबास या मिराबिलिस। ये सभी क्या है, टेप रूट यानी मूसला जड़ का उदाहरण है। अगर बात करते हैं अपस्थानिक जड़ की, तो अपस्थानिक जड़ में क्या होता है, इसका विकास मूलांकुर से नहीं होकर क्या होता है, पौधा के किसी अन्य भाग से होता है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें स्तंभ जड़ पाया जाता है, प्रोप रूट पाया जाता है, प्रोप रूट पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में इसका अगर बात करते हैं तो बरगद, बरगद में क्या होता है, जैसे मान के चलते बरगद के पेड़ है, तो बरगद के पेड़ में क्या है कि इसका जड़ कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका यहीं से विकास है, कहीं कहीं से इसका इधर से लटक जाएगा, इधर से लटक जाएगा, इधर से लटक जाएगा, इसमें इसका विकास क्या होता है, तो ये सभी अपस्थानिक जड़ का उदाहरण है। पीपल का पेड़ भी देखे होंगे, बहुत सारा तामझाम लटकते रहता है, तो ये सब क्या है, अपस्थानिक जड़ का उदाहरण है ना। लेकिन पान का पत्ता में क्या होता है, एक आरोही जड़ पाया जाता है। कैसा, आरोही। पान का पत्ता कैसा होता है, पान का पत्ता जैसे मान के चलते हैं ये रहा, है ना, ये सभी क्या है, पान का पत्ता। तो इसमें क्या है, एक क्लाइंबिंग रूट पाया जाता है, क्या है, आरोही जड़ पाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा तना है, कौन सा तना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अदरक। क्या है, अदरक एक तना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं तो अदरक कैसा तना है, तो अदरक भूमिगत तना है। कैसा है, भूमिगत तना है। गाजर क्या है, गाजर एक जड़ है, अभी बताए थे मूसला, टेप रूट मूसला जड़ का उदाहरण है। शकरकंद की बात करें तो यह एक टेप रूट नहीं, यह भी एक जड़ ही है, लेकिन कैसा जड़ है, ये अपस्थानिक है, अब एडवेंटेशियस रूट है ना।
अपस्थानिक जड़ है। और शलजम किसका उदाहरण है? तो शलजम भी अभी बताए थे, शलजम एक मूसला जड़ का उदाहरण है ना। शलजम मूसला जड़ का उदाहरण कुमरूप का। अगर बात करते हैं भूमिगत तना का, तो भूमिगत तना का रूपांतरित रूप बहुत सारे हैं। इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि भूमिगत तना का कौन कौन सा रूपांतरित रूप है। पहला हो जाएगा, मान के चलते हैं, पहला हो जाएगा अदरक, जिसको प्रकंद का रूपांतरित रूप है। कौन सा? प्रकंद का रूपांतरित रूप है कौन? अदरक एवं हल्दी। इसमें प्लस हल्दी कर देंगे तो यह किसका हो जाएगा? प्रकंद का उदाहरण। इसको अंग्रेजी में राइजोम बोला जाता है ना, राइजोम। और बात करते हैं कंद की, तो दूसरा हो जाएगा कंद की। तो कंद का उदाहरण कौन सा होता है? आलू, कंद का आलू। और शलकंद का क्या होता है? शलकंद का, जिसको बल बोलते हैं, बलबिस, प्याज एवं लहसुन। और चौथा होता है कॉर्न, यानी घन कंद। इसका अगर उदाहरण पूछे तो ओल एवं अरबी, ओल एवं अरबी। फिर से एक बार समझाते हैं कि प्रकंद का उदाहरण कौन सा है। तो प्रकंद का उदाहरण है, जिसको अंग्रेजी में राइजोम बोला जाता है। राइजोम का उदाहरण अदरक एवं हल्दी। कंद ट्यूबर, ट्यूबर का उदाहरण आलू, है ना। शलकंद बलबिस, बलबिस का उदाहरण प्याज एवं लहसुन। घनकंद, इसका उदाहरण ओल एवं अरबी। ये सभी क्या है? भूमिगत तना का रूपांतरित रूप है ना। भूमिगत तना का क्या है? रूपांतरित रूप है। जबकि शकरकंद ये सब क्या है? ये एडवेंटिशियस रूट में आता है ना। ये सभी एडवेंट, ये है मूसला जड़, अदरक हो जाएगा तना, है ना। गाजर क्या हो जाएगा? जड़। ये भी टेप रूट, मूसला जड़ अभी बताए थे गाजर के बारे में, कोनिकल फॉर्म में आता है। गाजर और मूली में दोनों में ध्यान रखना है, गाजर मूली दोनों अलग अलग है। गाजर रूप में क्या होता है? ये तुर्क रूप का उदाहरण है। मूली क्या है? तुर्क रूप का, जबकि गाजर क्या है? शंकु रूप का, है ना। दोनों में ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैक्टस में सूल स्पाइन्स किसका रूपांतरण है? कैक्टस में सूल स्पाइन्स किसका रूपांतरण है? तो ये हो जाएगा कांटा का, सॉरी, इसका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? पत्ती का, है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो किसका है? कैक्टस में सूल किसका उदाहरण है? तो पत्ती का। अगर बात करते हैं तो कांटा भी क्या है? एक पत्ती का एग्जाम्पल है। कांटा भी क्या है? एक पत्ती का एग्जाम्पल है। जैसे कैक्टस में अगर बात करते, कैक्टस का होता कैसे? जैसे मान के चलते ये हो गया, है ना। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारा कांटा निकला रहता है। तो यह कांटा क्या होता है? एक पत्ती का रूपांतरित रूप होता है। कांटा क्या होता है? पत्ती का रूपांतरित रूप रहता है। और ये जो फूला हुआ भाग रहता है, ये फूला हुआ भाग क्या होता है? ये एक मांसल भाग होता है, जिसका उदाहरण अगर बात करें तो यह, इसको क्या कहा जाता है? फूला हुआ भाग को फाइलोक्लेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइलोक्लेड। तो क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीवन चक्र की वृद्धि से पौधा को सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो जीवन चक्र की वृद्धि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण अंग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुष्प। पुष्प क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अंग है। चलते हैं नेक्स्ट। कुरुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? तो कुरुंजी पुष्प क्या होता है? तो कुरुंजी पुष्प 12 वर्ष में एक बार फूल खिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फ्लोरेजिन स्राव के कारण। किसका? फ्लोरेजिन स्राव के कारण यह होता है। ये 12 वर्ष में एक बार क्या होता है? एक बार ही फूल खिलता है उसमें, है ना। और यह कहाँ है पाया जाता है? तो नीलगिरी के पहाड़ी पर पाया जाता है। कहाँ? यह नीलगिरी की पहाड़ी पर तमिलनाडु में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागन होते हैं। तो क्या होता है? कीटों द्वारा परागित फूलों के परागन कैसे होते हैं? तो रुछांस और चिपचिपे होते हैं। कैसे होते हैं? रुछांस और चिपचिपे। यानी रुछांस मतलब क्या होता है? रुच मतलब रुखड़ा, रुखड़ा और चिपचिपा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं परागन की, तो परागन की अगर बात करें तो परागन दो प्रकार का होता है। कैसा होता है? परागन दो प्रकार का होता है। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन
है ना, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। कैसा होता है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, स्वपरागन में क्या होता है, स्वपरागन और परपरागन, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो स्वपरागन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसमें कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ऐसे ही परागन हो जाता है, पोलिनेशन हो जाता है। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, इसके लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। जैसे में माध्यम में क्या हो जाएगा, पानी हो गया, जल हो गया, कीट हो गया, पक्षी हो गया, है ना, जीवमंडल हो गया, चमगादड़ हो गया, घोंघा हो गया, इन सभी से क्या होता है, कोई ना कोई माध्यम होगा तभी वह पोलिनेशन कर सकता है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि परागन के बारे में, कि पानी के द्वारा पोलिनेशन जब होता है, परागन होता है पानी के द्वारा, इसको हाइड्रोफिलस कहा जाता है। पानी के द्वारा अगर परागन होता है तो हाइड्रोफिलस, वायु के द्वारा अगर परागन होता है तो एनिमोफिलस, कीट के द्वारा होता है तो इंटीमोफिलस, है ना, पक्षी के द्वारा होता है तो ऑर्निथोफिलस, और जीव के द्वारा होता है यानी मनुष्य के द्वारा होता है तो जूफिलस। क्या होता है, जूफिलस। अगर बात कर चमगादड़ द्वारा अगर पोलिनेशन होता है तो चिरेप्टोफिलस। क्या होता है, चिरेप्टोफिलस। और घोंघा के द्वारा होता है पोलिनेशन तो मेलैकोफिलस। क्या होता है, मेलैकोफिलस। तो उम्मीद है यहाँ से पोलिनेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेप्युसिन पुलनीय है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगर फल की बात करें तो अनिषेप मतलब कैसा होता है, पार्थेनोक्रैप। पार्थेनोक्रैप में वैसा फल जिसमें पौधा नहीं बनता है। क्या होता है, वैसा फल पार्थेनोक्रैप में जिसमें पौधा नहीं बनता यानी विकास नहीं होता है, पार्थेनोक्रैप कहा जाता है। तो अगर बात करते हैं सत्य फल, एक होता है सत्य फल, एक होता है असत्य फल, है ना, यानी ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि सत्य फल किसका उदाहरण है, तो आम सत्य फल का उदाहरण है। आम क्या है, सत्य फल का उदाहरण है। अगर आम हो गया, अंगूर हो गया, ये सभी क्या है, सत्य फल का उदाहरण है। लेकिन अगर बात करें सेब की, है ना, सेब, एप्पल, है ना, ये कहीं भी ये क्या है, असत्य फल होता है ना। ये सभी सत्य, सेब हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, ये सभी क्या है, असत्य फल का उदाहरण है ना, फॉल्स फ्रूट का उदाहरण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण लहरों के 3 सुस्पष्ट समुच्चय बनते हैं, यानी किस परिघटना के कारण वह कौन सी घटना होती है कि 3 सुस्पष्ट समुच्चय बनते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बृहद, ऑप्शन नंबर सी बृहद ज्वार। बृहद ज्वार से क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक होता है बृहद ज्वार, एक होता है निम्न ज्वार। तो निम्न ज्वार में क्या होता है, जैसे मान लिया सूर्य है ना, सूर्य है और यहाँ क्या है, यहाँ बीच में पृथ्वी है और यहाँ 2 जगह मून आ गया, चांद। तो इसमें क्या होता है, समकोणि की जब स्थिति बनता है तो इसमें क्या होता है, निम्न ज्वार आता है ना। क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है, निम्न ज्वार आता है। अगर बात करते हैं बृहद ज्वार की, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान ले चलते हैं यहाँ पे सूर्य है ना, और यहाँ से ये पृथ्वी है, ये क्या है, अर्थ। और इसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। बीच में अगर यहाँ चंद्रमा आ जाता है तो तीनों एक स्थिति में आ गए, एक यहाँ और एक यहाँ, तीनों जब एक ही सीधी रेखा में पड़ते हैं तो क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है, बृहद ज्वार आता है। क्या होता है, बृहद ज्वार। और इसी स्थिति को युति वियुति नाम दिया जाता है। क्या, युति वियुति नाम दिया गया है, जिसको CG कहा जाता है। CSY GZY और GY, ये सभी क्या है, युति वियुति नाम दिया गया है किसको, बृहद ज्वार को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत के आपातकालीन सरकार निम्न में से किस देश में मान्यता दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जिन्हें क्या किया था, एक स्वतंत्र भारत का अल्पकालिक सरकार को किस देश में मान्यता दिया था, तो चीन ने मान्यता दिया था। और सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन अगर निकालना है
तो इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। कहाँ पे? तो सिंगापुर में। कब? कभी कभी डेट भी पूछा था, 1943 में सिंगापुर में। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने कब? 1942 ईस्वी में। एक साल पहले 1942 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था, स्थापना किया था, जबकि आज़ाद हिंद सरकार का। और सुभाष चंद्र बोस से इन्होंने क्या दिया? जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया था। इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया था। और राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किन्होंने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुर्तगालियों आधिपत्य वाले भारतीय भूभाग के प्रथम वायसराय कौन थे? तो पुर्तगालियों आधिपत्य वाले भारतीय भूभाग के प्रथम वायसराय कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा क्या थे? प्रथम वायसराय थे। कौन? पुर्तगाली के प्रथम वायसराय अल्मोड़ा। इसका डेट भी पूछा जाता है, कब से कब? तो 1505 से लेकर के 1509 तक, है ना, 1509 तक। इसके बाद कौन सा आया था? द्वितीय पुर्तगाली आया था। अल्मोड़ा के बाद आया था अल्बुकर्क। ऑप्शन है यहाँ, अल्बुकर्क आया था 1509 से लेकर के कितना दिन तक रहा था? 1509 से 15 तक, 1515 तक। तो अल्मोड़ा ने क्या किया था? इन्होंने पुर्तगालियों को वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो किसे कहा जाता? अल्बुकर्क को। लेकिन अल्मोड़ा से क्वेश्चन निकाला जाता है कि इन्होंने एक ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। कि इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किसने किया था? तो अल्मोड़ा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। और वास्को डी गामा के भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। कहाँ पे? कालीकट के तट पर वास्को डी गामा भारत आए थे। बार्थोलोमियो डियाज का क्वेश्चन निकालें तो इन्होंने क्या किया था? 1487 ईस्वी में, है ना, 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। कहाँ पे? केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका में, है ना। और अल्बुकर्क से बता ही दिए कि 1509 में से 1515 तक, यानी द्वितीय पुर्तगाली संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यानी पुर्तगाली को वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है ना? कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, और एक कान्हा टाइगर रिजर्व है। लेकिन काजीरंगा क्या है? एक टाइगर रिजर्व नहीं है। काजीरंगा क्या है? एक सिंगी गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, यानी गेंडा के लिए, राइनोसिरस के लिए प्रसिद्ध है। कौन? काजीरंगा। असम का काजीरंगा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृष्णदेवराय निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो बाबर के। और बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1526 से 1530 तक, है ना, 1526 से 1530 तक। और पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में, है ना। तीन के साथ 3 को युद्ध हुआ था। कौन? खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, ये सभी बाबर के शासनकाल में ही हुआ था। अकबर के शासन की अगर बात करें तो कब से कब तक था? तो 1556 से लेकर के कब? 1605 तक। 1605 तक अकबर का शासन था। और फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो 1351 से लेकर के 1388 तक इनका शासनकाल। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर के 1381 तक। अगर औरंगजेब की अगर बात करें तो औरंगजेब का शासन कब से कब तक था? तो 1658 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई राज्य भारतीय राज्य के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिए थे? यानी हड़प नीति का प्रयोग किया था, कौन कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? इन्होंने हड़प नीति का, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रयोग किया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति का प्रयोग करते हुए भारतीय राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन कर दिए थे। कौन? तो लॉर्ड डलहौजी ने।
और वारेन हेस्टिंग के कब से काल था? 1773 एक्ट के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल बने थे, बंगाल के गवर्नर जनरल। और लॉर्ड वेलेस्ली काल में क्या हुआ था? सहायक संधि हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली काल में 1798 में क्या हुआ था? सहायक संधि किसके साथ हुआ था? तो हैदर अली के साथ। और लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था? 1857 में विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन? दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती। और रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर बात करें तो गीतांजलि, है ना, गीतांजलि। और इन्हें क्या किया था? कब लिखा था? 1911 में। 1911 में और 1913 में क्या हुआ था? इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या हुआ था? 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, जो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ दिया गया। और दयानंद सरस्वती क्या हुआ थे? 1875 में क्या? सत्यार्थ प्रकाश 1875 ईस्वी में हिंदी में क्या हुए थे? एक पुस्तक लिखे थे, सत्यार्थ प्रकाश। और बात करते हैं जयदेव की, तो जयदेव से अगर क्वेश्चन निकालना है तो यह लक्ष्मण सेन के दरबारी में रहते थे। जयदेव कहाँ रहते थे? बंगाल के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में, अंतिम हिंदू शासक था, है ना, अंतिम हिंदू शासक। और कालिदास के बारे में बात करें तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कौन? कालिदास। और कालिदास की 7 गो रचना याद रखिएगा। कौन कौन? 7 गो रचना याद रखना है। कौन? रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, विक्रमो वर्षीय, और 2 और कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ साथ कौन आता है? मालविकाग्नि मित्रम, है ना। ये सभी क्या है? कालिदास की 7 गो रचना है। कौन कौन? तो रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, विक्रमो वर्षीय, कुमार संभवम, मालविकाग्नि मित्रम, और कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सभी क्या है? 7 गो रचना कालिदास की रचना से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतर्ग्रह है? कौन सा ग्रह अंतर्ग्रह है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शुक्र क्या है? एक अंतर्ग्रह है। बाकी अरुण, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि, अरुण, वरुण क्या है? ये सभी बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे जुबियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। और शुक्र ग्रह और इसके साथ कौन? मंगल, बुध और पृथ्वी, ये सभी क्या है? अंतर्ग्रह या पार्थ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और शुक्र क्या होता है? शुक्र और अरुण क्या होता है? 2 एकमात्र ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, यानी घड़ी की दिशा में ये क्या करते हैं? घूर्णन करता है। और सबसे हल्का ग्रह कौन है? तो सबसे हल्का ग्रह शनि। सबसे हल्का ग्रह पानी तैरता हुआ प्रतीक होता है। सबसे हल्का, सबसे कम घनत्व किसका है? तो शनि का ही है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह की संख्या किसका है? तो शनि का ही है ना, यानी शनि ग्रह का सबसे ज़्यादा उपग्रह की संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर कहाँ मुकदमा चला था? यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उनमें अपराधियों का कहाँ मुकदमा चला था? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूरमबर्ग। कहाँ? न्यूरमबर्ग। और द्वितीय विश्व युद्ध किसके उस समय कौन थे? विंस्टन चर्चिल के समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और आज़ादी के समय कौन था प्रधानमंत्री? क्लेमेंट एटली। कौन? क्लेमेंट एटली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। लेकिन द्वितीय विश्व उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। कौन? विंस्टन चर्चिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये हो गया वेलिंगटन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन है, तो वेलिंगटन 2 जगह भी है। एक वेलिंगटन द्वीप है और वेलिंगटन जगह का नाम है। तो यहाँ पे क्या है? सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन कहाँ है? तमिलनाडु में। जबकि देहरादून में क्या है? इंडियन मिलिट्री अकादमी है। क्या है?
इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में है, जबकि वेलिंगटन क्या है, सर्विस स्टाफ कॉलेज, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में है, जबकि नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पे है, खड़गवासला में है। नेशनल डिफेंस अकादमी खड़गवासला में कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। अगर बात करें तो वेलिंगटन से, तो वेलिंगटन एक देश की राजधानी है, उस देश का नाम क्या है, तो उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। क्या है, न्यूजीलैंड की राजधानी का है वेलिंगटन। एक वेलिंगटन द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप कहाँ है, केरल में है ना, वेलिंगटन द्वीप कहाँ है, केरल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, तो किसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के पर क्या हुआ था, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितना थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। मूल कर्तव्य में, मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या, फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या 0 थी। कोई भी एक भी मूल कर्तव्य नहीं था मूल संविधान में, लेकिन इसको जोड़ा गया कब, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के अनुसार 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। कब, 1976 में 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ, उसमें जोड़ा गया। और प्रारंभ में इसमें 8 ही का मूल जोड़ने के बाद कहा गया था, किसमें, 8 मूल कर्तव्य के बाद जोड़ने के बाद कहा गया था। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ तो उसमें उसी के अनुसार क्या हुआ था, इसमें 10 गो मूल कर्तव्य जोड़ा गया। लेकिन अभी वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितना है, 11 है ना। यहाँ से क्वेश्चन तुरंत चेंज हो जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था उसमें मूल कर्तव्य की संख्या कितना थी, 10 है ना। प्रारंभ में कि इसमें कितना था, तो 8 के बारे में चर्चा किया गया था, 8 मूल कर्तव्य जोड़ना है। लेकिन वर्तमान में कितना है, 11। और 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, यानी 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज कब जोड़ा गया था, तो हो जाएगा इसका आंसर 86वां संविधान संशोधन के तहत। कौन, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में, 2002 में हुआ था। और उसी के अनुसार इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा था, तो बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, है ना, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। यह 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा देश यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो कौन है, वर्तमान में कजाकिस्तान। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य ऑस्ट्रेलिया था, पहले था, लेकिन अब वर्तमान में इसका अपडेट आया है तो कजाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस कारण से पूरा पाषाण युग का नवपाषाण युग में परिवर्तन संभव हो चुका, तो किस कारण से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, पहिए का विकास। पहिए के विकास के कारण क्या हुआ, पूरा पाषाण से नवपाषाण युग में परिवर्तन संभव हो सका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोस्फीयर। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग कौन सा होगा, क्रोमोस्फीयर। अगर बात करते हैं तो सूर्य के वायुमंडल के 3 भागों में बांट जाए, जैसे सूर्य है तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। तो पहला भाग कहलाता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल। तो प्रकाश मंडल में क्या आता है, यह सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है, यानी सूर्य के जो रोशनी आता है उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्रोमोस्फीयर वनमंडल जिसे कहते हैं, वनमंडल यह सूर्य का केंद्रीय भाग होता है, जैसे बीच में होता है, इसको क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। और कोरोना जिसे परिमंडल कहा जाता है, सूर्य के मुकुट कहा जाता है, यानी सूर्य के चारों ओर क्या होता है, डायमंड रिंग या हीरक वलय पाया जाता है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई पड़ने वाला है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी इसका सी नहीं होगा, बी, कोरोना, है ना। कोरोना क्या हो जाएगा, एक कोरोना भी एक वायरस भी है, उसको मत समझ लीजिएगा। कोरोना एक क्या है,
सूर्य का एक भाग है कोरोना जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? तो कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 1853। 1853 में किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, है ना। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ था? कलकत्ता में आगरा के बीच क्या हुआ? टेलीग्राफ की लाइन की शुरुआत किया गया। और भारत का पहला रेल कब चला था? तो भारत का पहला 1953 में ही चला गया था। कब? 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में भारत का पहला रेल चला था। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से ठाणे तक। ठाणे, मुंबई से दोनों महाराष्ट्र में है। मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर की दूरी चला था, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहब की तरह जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को पेशवा के इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है। बाजीराव को किस नाम से जाना जाता है? तो बाजीराव को शासनकाल था कब से कब? 1720 से लेकर के 1740 तक। 1720 से 1740 तक। और बाजीराव को लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। क्या? बाजीराव को लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है, जबकि बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है माधवराव। देखिए बालाजी बाजीराव का शासनकाल कब से कब था? तो 1740 से 61। 1740 से 61, यानी बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। फिर आता है माधवराव। तो माधवराव 1761 से कब? माधवराव 1761 से 72 तक। 1761 से 72 तक, 9-2-11 साल तक शासन किया था। और बाजीराव द्वितीय के में क्या होता है? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में ही क्या हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। कब? 1761 में। इनका शासन कब था? 1740 से 1761। तो इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगर पेशवा की बात करें तो पेशवा काल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो पेशवा काल का संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। पेशवा काल का संस्थापक बालाजी विश्वनाथ, है ना। और प्रथम पेशवा की अगर बात करें तो बालाजी विश्वनाथ। अंतिम पेशवा? तो अंतिम पेशवा हो जाएगा बाजीराव। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कहा जाता है। बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा, लेकिन अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ, प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा काल का संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू। इसको हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, दोनों को न्यायिक पुनरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। इसमें हाई कोर्ट भी रहता तो भी ऑप्शन सही होता। और कौन सा एक्ट के तहत? तो 137 अनुच्छेद, 137 अनुच्छेद के तहत क्या होता है? न्यायिक पुनरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट का। अभी न्यायिक पुनरीक्षण कहाँ से आया था? तो किस देश के संविधान से? तो यूएसए के संविधान से न्यायिक पुनरीक्षण करने की शक्ति दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ORT मौखिक पुनर्जलयोजन चिकित्सा किसके रोग उपचार के लिए संबद्ध है? तो ORT यानी मौखिक पुनर्जलयोजन चिकित्सा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अतिसार। अतिसार में क्या होता है? तो अतिसार में जैसे इसको डायरिया, है ना, डायरिया में क्या होता है? जब डायरिया किसी को होता है, उल्टी दस्त होने लगता है, लैट्रिन होता है, उसमें क्या होता है? पानी की क्षमता घट जाती है, शरीर में पानी कम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है? ORS या ORT का घोल दिया जाता है, जिससे कि पानी, शरीर में पानी की क्षमता बरकरार रहे, है ना। एक लिक्विड है, पदार्थ दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे से ऊपर और बढ़ने पर वायुमंडल में स्तरों का अनुक्रम क्या है? यानी वायुमंडल में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आयोनोस्फियर और एक्सोस्फियर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
सी सही हो जाएगा। और ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, मौसम परिवर्तन की घटना ट्रोपोस्फेयर में होता है। विभिन्न मौसम घटना मतलब जैसे गर्मी, ठंडा, बरसात, ये सभी क्या है ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। समताप मंडल में क्या होता है, इसमें मौसम समान रहता है। इसमें क्या होता है, वायुयान की जो उड़ता है, जो वायुयान की गति होता है स्ट्रेटोस्फेयर में ही वायुयान उड़ान भरता है। एक्सोस्फेयर को बाह्य मंडल भी कहा जाता है। बाह्य मंडल में क्या होता है, तो कृत्रिम उपग्रह जितना भी हैं वो सभी बाह्य मंडल में ही, एक्सोस्फेयर में ही स्थापित किए जाते हैं, है ना। आयन मंडल में क्या होता है, तो संचार के लिए, है ना, मोबाइल टावर ये सब क्या होता है, मोबाइल संचार के लिए सभी आयन मंडल जिम्मेवार होता है। और ओजोन परत से रक्षा कौन करता है, तो आयन मंडल ही रक्षा करता है ओजोन परत से, ओजोन क्षय से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वायसराय को उनके शासनकाल के द्वारा घटित घटनाओं को साथ मेल करें। तो यानी इनको मिलान करना है कि बेबल के समय में क्या हुआ था, रीडिंग के समय में क्या होता है, वेलिंगटन के समय, वेलिंगटन के समय में क्या हुआ था। तो बेबल के समय में क्या हुआ था, लॉर्ड बेबल के समय में क्या हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। लॉर्ड बेबल के समय में शिमला सम्मेलन हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के काल में क्या हुआ था, मपला विद्रोह हुआ था। मपला विद्रोह कहाँ हुआ था, 1921 ईस्वी में केरल में, है ना। ये अभी तो दोनों क्लियर हो गया। वेलिंगटन, तो वेलिंगटन में क्या हुआ था, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड लिथगो काल में क्या पाकिस्तान की प्रथम मांग किया गया था 1940 ईस्वी में। और वेलिंगटन के समय में क्या हुआ था, लॉर्ड वेलिंगटन के समय में सांप्रदायिक पुरस्कार की रचना किया गया था। सांप्रदायिक पुरस्कार दिया गया था किसके शासनकाल में, लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल में। तो ये रहा 40 क्वेश्चन का डिस्कशन। अगर यह डिस्कशन अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को यानी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर